यूजी 2025 में नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा। एनटीए ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। ठीक है, कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है, पूरा नॉर्मलाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा फॉर्मूले के साथ। जो फॉर्मूला यूज़ होता है नॉर्मलाइजेशन का एनटीए के द्वारा, वो पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हो और या आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल एकदम श्योर शॉट न्यूज़ लेके आता हूं, कोई भी इधर उधर की बकवास नहीं करता मैं। ठीक है, तो गाइस नॉर्मलाइजेशन होने वाला है सीयूईटी यूजी 2025 में, और इसके नॉर्मलाइजेशन के अपने ही फ़ायदे हैं, जिसमें आपको प्लस मार्क्स भी मिल सकते हैं, 5 4 3 2 कुछ भी, या माइनस में भी हो सकते हैं आपके नंबर। इसलिए नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है। और नॉर्मलाइजेशन एक रीज़न की और ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्मलाइज स्कोर को ही काउंट करके आपको एडमिशन देता है। ठीक है, तो कैसे करता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ज़रा भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। फिर आप कहोगे भैया नॉर्मलाइजेशन समझ नहीं आया। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि बच्चों तक ये न्यूज़ पहुंच सके कि हाँ जी नॉर्मलाइजेशन सीयूटी यूजी 2025 में होगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो। पहले मैं आपको सीयूटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये सीयूटी की वेबसाइट है। इसे हम एक बार रिलोड कर लेते हैं, बिकॉज अभी डेट शीट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। कई यूट्यूबर्स बोल रहे हैं जल्दी आ जाएगी, कई बोल रहे हैं बाद में आ जाएगी, और कुछ तो बोल रहे हैं आएगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि मैंने बात करी थी एनटीए ऑफिशियल से कॉल पे, और उन्होंने बोला है कि भाई आपकी डेट शीट आएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देरी हो सकती है, मे बी शायद वो डिले हो सकती है। ठीक है, तो जैसे ही आएगी मैं आपको कंफर्म बता दूंगा, डोंट वरी, उसके बारे में तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, डेट शीट जैसे ही आएगी मेरे चैनल पे आपको तुरंत वीडियो मिलेगी, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दे की बात पे जिस पे ये वीडियो बनी है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होगा, क्यों होगा मैं बताता हूँ। देखो, और एनटीए ने ऑफिशियली ये चीज़ कंफर्म भी करी है। तो आपको सबसे पहले मैं ले चलना चाहता हूँ, हमारा जो नोटिस आया था, इसमें एग्ज़ाम आया था। ठीक है, जो हमारा एग्ज़ाम होगा एनटीए का, वो 8 मई से लेकर 1 जून तक होगा। ठीक है, तो ये टोटल मान के चलो, कितने दिन काउंट कर लो आप, 8 मई से लेकर 1 जून तक कितने दिन होगा, 24 से 25 दिन होगा, 24 डेज टू 25 डेज, या 23 डेज मान के, राउंड ऑफ फिगर में मान के चलता हूँ 24 दिन। ठीक है, 24 दिन में मान के चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे, सिलेबस पे क्लिक कर दो। अब सिलेबस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्यों, यहाँ पे देखो कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल, यहाँ पे टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं। तो 37, तो 37 सब्जेक्ट्स का एनटीए 24 दिन में एग्ज़ाम नहीं ले सकता, तो वो शिफ्ट वाइज ज़रूर करेगा एग्ज़ाम, है ना। शिफ्ट वाइज ज़रूर होगा, और यही चीज़ उसने बुलेटिन में भी लिखी है। देखो ध्यान से कैसे, देखो जो बुलेटिन है, आपको क्या करना है, ये बुलेटिन डाउनलोड करना है। ये कहाँ से मिलेगा ये बताता हूँ। देखो, नॉर्मलाइजेशन ऑफिशियली एनटीए ने बुलेटिन में लिख रखा है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन अडॉप्ट होगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ। देखो, कुछ नहीं करना, आपको वेबसाइट पे जाना, होम बटन पे क्लिक करना है, यहाँ इन्फॉर्मेशन में जाके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये था, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये इसी में आपको पेज नंबर 56 पे मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, आप देखो, एग्ज़ाम्स मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ लिखिए, एग्ज़ाम अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया वीडियो में कि 24 से 23 डेज़ हैं, और उसमें 37 एग्ज़ाम कराने हैं इन लोगों को, तो शिफ्ट वाइज तो होगा ही होगा, क्योंकि शिफ्ट में डिवाइडेड एग्ज़ाम्स होंगे। तो शिफ्ट वाइज अगर एग्ज़ाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो भी बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी क्यों है वो बताता हूँ सबसे पहले। देखो, नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी नॉर्मलाइज स्कोर को ही आपका रियल स्कोर मान के एडमिशन देती है। ठीक है, तो इसमें आपको +5 +4 +3 +2 +1, या -5 -4 -3 -4 माइनस कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ पे ये पेज को अच्छे से पढ़ लेना भाई, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एग्ज़ाम टफ होता है, मतलब या मतलब लाइक कुछ भी इंग्लिश में ब्ला ब्ला लेवल लिखा हुआ है, इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल शिफ्ट तो होगा, 100% है कि सीयूईटी यूजी में मल्टीपल शिफ्ट देखने को मिलेगा इस बार, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन
होता कैसे है वो बताता हूँ। अगर गाइस आपको वीडियो यहाँ तक बहुत पसंद आ रही हो तो गाइस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना ताकि ये बच्चों तक और पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो आप एक परफेक्ट तैयारी कर लोगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। देखो गाइस, सबसे पहला प्रोसेस होता है जो आपका रॉ स्कोर आता है। जो आपका रॉ स्कोर आता है, जैसे 250 में से मान लो मेरे मतलब सबसे पहले आप एक चीज़ अज्यूम करके चलो कि एग्ज़ाम जो हुआ मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, एक दिन में 3 शिफ्ट लगी या 4 शिफ्ट लगी, 4 शिफ्ट मान के चलते हैं, ठीक है। तो मेरा एक रॉ स्कोर बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा एक रॉ स्कोर बनता है 250 आउट ऑफ, मान लो मेरे आ जाते हैं 250 में से 240 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा रॉ स्कोर हो गया। अब उसका परसेंटाइल निकलेगा। परसेंटाइल पहला फॉर्मूला यही है कि रॉ स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो रॉ स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है जो एनटीए ने बता रखा है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान से देखना है, यही चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सारे देखो 4 शिफ्ट थे तो चारों में सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स को, रॉ स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट करके इन लोगों ने लिख दिया। अब देखो सिंपल एग्जांपल देके लिख दिया इन लोगों ने, ठीक है। ये नंबर आए थे बच्चों के, और जैसे 200 नंबर आए रॉ स्कोर तो उसका परसेंटाइल 100 हो गया, 192 में 99 परसेंटाइल हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब सारे शिफ्ट के नंबर लिख दिए गए, और ठीक है, और इनको अरेंज कर दिया गया एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये भी करना है, पहला ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे देखो अरेंज्ड है, कम मतलब ज़्यादा ऊपर है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, देखो है ना। तो पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें कि जो पुल बैक होता है, पुल बैक परसेंटाइल को अब अरेंज कर दिया, सारे कैंडिडेट्स के जो नंबर थे परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से ऐसे लिख दिए। जैसे मैं मान लो ये वाला कैंडिडेट था मैं, ठीक है, तो मेरे परसेंटाइल स्कोर 100 है, शिफ्ट 1 में मेरे इतने नंबर आए, शिफ्ट 2 में इतने आए, ये मेरे बस चारों शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया। अगला स्टूडेंट जो था यहाँ पे B2 स्टूडेंट जो था, उसका जो परसेंटाइल स्कोर ये आया, ठीक है। अभी परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट हो रहा है, ध्यान से देखो। रॉ स्कोर में यहाँ पे ब्लैंक, मतलब शिफ्ट 1 में मेरा एग्ज़ाम नहीं था, शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम था और शिफ्ट 4 में एग्ज़ाम था, और बाकी दोनों में नहीं आया, तो मेरा परसेंटाइल स्कोर ये निकला, ठीक है। अब इस ऐसे अरेंज कर दिया है सारे बच्चों के नंबर, मतलब ये सारे बच्चों के नंबर यहाँ पे अरेंज किए गए हैं ऐसे परसेंटाइल के हिसाब से, ठीक है। रॉ स्कोर यहाँ पे लिख दिया है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ठीक है। ध्यान से समझ लो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, ये जो ब्लैंक होते हैं ना, यहाँ जो ये ब्लैंक छोड़े गए हैं यहाँ भी नंबर कैलकुलेट करे जाते हैं। क्यों? ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, लेकिन ये कैलकुलेट करे जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मलाइज स्कोर निकलता है। अब इस इमेजिनरी नंबर को कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब मतलब जो मैं एग्ज़ाम देने गया, मान लो ये वाला मैं स्टूडेंट था, ये एग्ज़ाम देने में गया, तो मेरा यहाँ पे शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन तब भी मेरे नंबर निकाले जाएंगे यहाँ पे, यही नंबर आगे नॉर्मलाइज स्कोर में डाले जाएंगे। देखो अब ये जो नंबर है इसकी फुलफिलमेंट कैसे होगी, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले से होगी, ये फॉर्मूला यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखो ये सेम चीज़ है ना, देखो सेम चीज़, ये 200, यहाँ पे नीचे के 200 के देखो कुछ नहीं था, यहाँ पे मेरा नॉर्म ये जो बना इमेजिनरी स्कोर इसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से मेरा, ये वाले फॉर्मूले, ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से ये स्कोर निकला, और ऐसे ही हर बच्चे का यहाँ पे किया गया सारे में। अब क्या हुआ, नॉर्मल स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर निकालने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने फॉर्मूला ये वाला यूज़ करा आगे करके। अब ये नॉर्मलाइज स्कोर निकला, देखो ये सारे फॉर्मूले, मतलब उन लोगों बच्चों के सारे जो नंबर थे ये नॉर्मलाइज मतलब इमेजिनरी स्कोर था, इस स्कोर को टोटलिंग करके और डिवाइडेड बाय 4 एवरेज नंबर से निकाल के, ये देखो इस बच्चे के एक्चुअली 193, 192, 194 के बीच में नंबर आए थे, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मलाइज स्कोर उस सब्जेक्ट का बना 193 बन गया, देखो। तो इस बच्चे को +1 का फ़ायदा मिला। यहाँ पे इस बच्चे के 200 नंबर आए थे कई जगह, लेकिन इसका जो नॉर्मलाइज स्कोर बना वो 195, इसका -5 बन गया। तो ऐसे होता है नॉर्मलाइजेशन, देखो ध्यान से समझ गया।
अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से एक बार देख लो वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं ये नॉर्मलाइज स्कोर पे इतना प्रेशर क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मलाइज स्कोर को ही आपका दीन धर्म माना जाता है, इसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलना है। याद रखना ये बात, ये जो नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलने वाला है, याद रखना। कैसे मिलने वाला है, देखो यहाँ पे ये ऑफिशियल CUET का सीसेस पोर्टल है, ठीक है। उसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो NTA स्कोर, ये जो NTA स्कोर होता है ना बच्चे का, ये लास्ट आपको पता होगा 200 नंबर में से हुआ था ना, और तो ये नॉर्मलाइज स्कोर होता है। NTA का जो स्कोर कैलकुलेशन होता है वही डायरेक्ट CUET से फेच करता है। फेचिंग मतलब वो जो CSAS का दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है ना, वो डायरेक्ट फेच करता है वो नंबर, मतलब उठा लेता है वहीं से डायरेक्ट, वो ले लेते हैं आपके मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके मार्क्स वो नॉर्मलाइज स्कोर वाले कैलकुलेट होते हैं और उसी के हिसाब से आपको कोर्स प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको कोर्स प्रोवाइड करे जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे की किस्मत के ऊपर है कि क्या उसे नंबर ज़्यादा ले आके नॉर्मलाइजेशन उसको फ़ायदा दे रहा है या घाटा दे रहा है। बिकॉज ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छे मतलब नहीं हो सकता, प्रोसेस नहीं है। बिकॉज रॉ स्कोर लिखो ना डायरेक्ट वहाँ पे जितना नंबर बच्चा लेके आया है और जितना नहीं लेके आया है, तो भाई ये चीज़ थोड़ी सी हो जाती है बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक। लेकिन अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, रूल तो रूल होता है ना। तो आपको होप सो समझ आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसी ही मैं अपडेट्स देता रहूँ। अभी मेरी CUET पे बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं। CUET पे आपको ड्रेस क्या पहन के जानी है, सामान क्या लेके जाना है, NTA का एडमिट कार्ड कब आएगा, सिटी इंटीमेशन स्लिप कब आएगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट मिलने वाली है। और ये इसी पे ख़त्म नहीं हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल कब रिलीज़ होगा, CSAS पोर्टल में करना क्या है, प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो ये चैनल आपके लिए एकमात्र सोर्स रह जाएगा जिस पे आपको रॉ कंटेंट मिलेगा, एकदम परफेक्ट कंटेंट, ठीक है। मैं कंटेंट के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बिकॉज मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि मेरे वीडियोस बच्चों के फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं। अगर मैंने वीडियोस में कोई गलती करी तो किसी एक आधे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ पूरी की पूरी रिसर्च करके एक वीडियो बनाने की और वीडियो को रिलीज़ करने का। तो आप मेरा सपोर्ट करिए, बिकॉज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो, मैं अकेला बंदा हूँ, मतलब लाइक अपने चैनल को संभालने के लिए अकेला बंदा हूँ। मैं ही यहाँ मिक्सिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, है ना। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं आपको आगे मतलब और भी चीज़ें बता पाऊँगा। मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक है। और परफेक्ट कंटेंट्स, ऐसे नहीं कि अफलातून कोई भी चीज़ में उठा के दे दिया भाई ये लो, नहीं। आप मेरे कंटेंट को देखिए, मेरे कंटेंट में कितनी अच्छी चीज़ें मैंने बताई है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो आप इसको देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, समझो इस चैनल को, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरी पुरानी वीडियोस को स्क्रॉल करो, उसमें देखो मैंने ChatGPT से मॉक टेस्ट बनाने सिखाए हैं बच्चों को, ठीक है। और कहीं आपको किसी के सामने हाथ जोड़ना नहीं सिखाया मैंने, इंटरडिपेंडेंसी नहीं सिखाता आपको, सेल्फ डिपेंडेंसी सिखाई है। तो वो सारी चीज़ें देखो, ठीक है। तो यही मुझे कहना था, बाकी आप होशियार